तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 14 अक्टूबर 2020 की सेंटअप एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आप लोग यह पता कर सके कि आपने कितना सही बनाया। और जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है यानी सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जिसका सेंटअप एग्जाम हो गया है उसे एक क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, सो वो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय आ क्लब इज, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति अर्थात कैपिटल रिसिप्ट। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई देगा, इसमें मेरा कोई समस्या नहीं है। और जो मतलब लड़का ने पेपर को सेंड किया था व्हाट्सएप में, वो सही से इमेज लिया ही नहीं था। अगर आप लोगों के पास सही वाला इमेज हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिए, मतलब सेंड कर दीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप अच्छी तरीके से फ़ोटो खींच के मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा फ़ोन नंबर आपको यहाँ शो कर रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर चुके हैं। तो पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां किस में दिखाई जाती है? तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में। याद रखिएगा कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो दो का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन, यानी आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है, मतलब किस में दिखाई जाती है? तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आय व्यय खाता में। आयगत प्रकृति की सभी मदें आय व्यय खाता में दिखाया जाता है, इसलिए 3 का सही आंसर ऑप्शन ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आय नहीं है। तो एंडोमेंट निधि, याद रखिएगा एंडोमेंट निधि। चलिए इसका अंग्रेजी देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। तो क्या हो जाएगा? एंडोमेंट फंड। और ऊपर कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ थोड़ा कम दिखाई देगा पर मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुन लीजिए कि लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, ठीक है, टू सर्व द सोसाइटी। यानी 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लाइव क्लास और क्या कहते हैं ऑफलाइन वीडियोज़ में भी बता चुका हूं कि यही क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, और आप लोग देख सकते हैं सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर से नहीं पूछा गया है। तो अब तो आप लोगों को विश्वास हो चुका है कि मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यही आपका लक को सुधार सकता है, ठीक है। क्योंकि 3 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि मैंने 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कोचिंग और कॉलेज और इसी यूट्यूब चैनल में। सो एक्सपीरियंस बन चुका है और मुझे पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। सो मैं उसी टाइप का क्वेश्चन इस चैनल में अपलोड करता हूं। सो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और मैं बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा वो एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं होगा, यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जो मैं बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आपको इंटर की परीक्षा में आएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप वीडियोज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप लोगों को 80 से 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रही होगी, फिर भी मैं पढ़ देता हूं कि एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है, अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसका सारांश है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, समस्त प्राप्ति एवं भुगतानों का। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है समस्त प्राप्ति एवं भुगतानों का, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? तो ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, यानी पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में, अर्थात ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्जिटिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, यानी वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्म का पुनर्गठन, अर्थात रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाइव क्लास और ऑफलाइन वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आपको जो है चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, यानी निम्न घटक जो है वो ख्याति को प्रभावित करते हैं किसके सिवाय? तो हो जाएगा ग्राहकों की स्थिति। आप लोगों को सही से दिखाई ना दे फिर भी आप टेंशन ना लीजिए, मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ देता हूँ कि निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, तो क्या हो जाएगा? ग्राहकों की स्थिति। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ द कस्टमर, यानी ऑप्शन डी। और मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ख्याति एक संपत्ति है, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों के 100% आएगा, ठीक है। और आ भी चुका, आप लोग वीडियो में, पुरानी वीडियो में आप देख लीजिएगा कि उसमें मैंने बताया हूँ कि ख्याति एक संपत्ति है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सेंटअप और एंटर की परीक्षा में गारंटी आएगा, 100% आएगा और आ भी गया है, ठीक है। तो इस 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी मूल्यवान अर्थात वैल्यूएबल। गुडविल इज एन एसेट ऑफ वैल्यूएबल, अर्थात मूल्यवान, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब आप लोगों को शायद सही से दिखाई देगा, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट 12, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इन पेड बाय न्यू पार्टनर, तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, अर्थात प्रॉफिट फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। याद रखिएगा कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि जो है वो दी जाती है लाभ में हिस्सा पाने के लिए, अर्थात ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम आउट करना होगा ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो इस 11 तो नहीं है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इस 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्याग अनुपात में। इन विच रेशियो द कैश बराउट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द कैपिटल एग्जिटिंग पार्टनर्स जो हो। तो इस 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी त्याग अनुपात में। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। If at the time of admission of a new partner profit and loss account balance appears in the books, it will be transferred to। तो इस 14 यानी 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात ऑप्शन सी। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित करेंगे किसमें? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, अर्थात ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो साझेदार के पूंजी खाते को पूंजी पर ब्याज से क्रेडिट किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और इसका अंग्रेजी देख लीजिए कि द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ, क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट एंड कैपिटल, अर्थात ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, अर्थात ऑप्शन बी, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? तो 6% अर्थात ऑप्शन बी। पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिटायर्ड पार्टनर बी पेड एट 6% यानी ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक खाता है। जॉइंट लाइफ मेंबरशिप जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स इज एन अकाउंट। तो इस 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत खाता। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है व्यक्तिगत अर्थात ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ किसी तरह पढ़ना ही होगा कि मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियाँ कौन कौन सी है। तो इस 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों के आधार पर, यानी समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ डेथ। चलिए छोड़िए इसको, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। वेट। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, वसूली व्ययों को नकदीकरण खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली व्ययों को नकदीकरण खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये डेबिट पक्ष में अर्थात डेबिट साइड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। तो इस 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एन रियलाइजेशन अकाउंट अर्थात वसूली खाता में फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को वसूली खाता में क्या किया जाता है, तो क्रेडिट किया जाता है अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 21 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। किसका सबसे पहले भुगतान करेंगे, तो बाहरी लेनदारों का, यानी ऑप्शन डी। वन डिजुलेशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू। तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो बाहरी लेनदारों का, यानी आउटसाइड क्रेडिटर्स, यानी 22 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है। तो इस 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अर्थात वसूली खाता। वन डिजुलेशन इफ अ पार्टनर अंडर टैक्स टू मेक पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज। तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो इस 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, साझेदार का पूंजी खाता। वन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बाय अ पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। ठीक है, तो इस 24 का सही आंसर ऑप्शन सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदार का पूंजी खाता। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय द फर्म ऑफ बिहाफ ऑफ अ पार्टनर सच एक्सपेंसेज आर डेबिटेड टू। यानी जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को किस में डेबिट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझेदार के पूंजी खाते में अर्थात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तो इस 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को, अर्थात रोकड़ खाते के शेष को, संचयों के शेष को और लाभानी खाते के शेष को, ये तीनों को। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 27, जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। तो इस 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, वसूली खाते के नाम पक्ष में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन। तो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो वसूली खाते के नाम पक्ष में दर्शाएंगे, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, अंशों का हरण किया जा सकता है। ठीक है,
अंशों का हरण कब किया जा सकता है? तो मांग राशि का भुगतान ना करने पर, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंशों का भुगतान। देख लीजिए कि अंशों का हरण किया जा सकता है मांग की राशि का भुगतान ना करने पर, यानी 28 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए, इसका अंग्रेजी पढ़ लेते हैं कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, क्या हो जाएगा? तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यानी ऑप्शन बी। 29 नंबर, अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, यानी अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो आरक्षित पूंजी, यानी ऑप्शन डी, रिजर्व कैपिटल। 29 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। तो इस 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, यानी अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। तो इस 30 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 रुपया वाला प्रति क्षमता अंश 12 रुपया प्रति अंश पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इस 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिमूल्य पर निर्गमन। इफ इक्विटी शेयर ऑफ RS10 इज इश्यूड एट RS12 इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इश्यूड एट प्रीमियम, यानी अधिमूल्य पर निर्गमन। तो इस 31 का सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ से शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जूम आउट ही करना होगा। नेक्स्ट 32, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू प्रोमोट्स, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? तो इस 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अर्थात गुडविल अकाउंट यानी ख्याति खाता को। 32 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगर आप लोगों के पास सेंटअप एग्जाम यानी कल वाली जो अकाउंट की एग्जाम हुई थी 14 अक्टूबर को, उसका अगर पेपर आप लोगों के पास है यानी क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास है तो प्लीज़ आप लोग सही से फोटो खींचिए, एकदम अच्छी तरीके से फोटो खींचिए जिसे जूम करने पर भी सही से दिखाई दे। और फोटो खींचने के बाद आप मुझे इस मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को सही से दिखाई दे। यही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर्स आर इश्यूड टू, यानी अधिकार अंश कब निर्गमित किए जाते हैं? तो इस 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी विद्यमान अंशधारियों का, अर्थात एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। 33 का सही आंसर ऑप्शन सी, विद्यमान अंशधारियों का। चलिए आगे देखते हैं, तो थोड़ा जूम करना होगा। हाँ, नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, यानी प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है? तो 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी अयाचित पूंजी अर्थात अनकॉल्ड कैपिटल। प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है अयाचित पूंजी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन कि अंश आवेदन खाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, अर्थात अंश आवेदन खाता क्या है? तो अंश आवेदन खाता जो है वो व्यक्तिगत खाता है, अर्थात पर्सनल अकाउंट है, यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है, अर्थात एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। संयुक्त पूंजी कंपनी है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, यानी इस 36 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, अर्थात समता अंशधारी कौन होते हैं? तो 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अर्थात स्वामी होते हैं, यानी ऑनर्स होते हैं। याद रखिएगा कि समता अंशधारी ऑनर यानी स्वामी होते हैं, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज। तो इस 36 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अर्थात लिमिटेड यानी सीमित होता है। याद रखिएगा कि एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, लेकिन साझेदारी फर्म में असीमित होता है। यह कंपनी है तो सीमित होगा, अगर साझेदारी फर्म रहता तो असीमित होता, लेकिन यहाँ है कि एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है सीमित, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं। तो इस 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाहक ऋण पत्र। क्या कहलाते हैं? तो वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ, यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो 40 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी पूंजीगत हानि अर्थात कैपिटल लॉस। 40 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, साधारणतया ऋण पत्र होते हैं। जनरली डिवेंचर्स आर, यानी साधारणतया ऋण पत्र क्या होते हैं? तो साधारणतः ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित, अर्थात ऑप्शन ए यानी सिक्योर्ड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, यानी ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दायित्व अर्थात लायबिलिटी। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है दायित्व, यानी 42 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी से, अर्थात लाभ में से, पूंजी में से और प्रावधान से, इन तीनों से। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, ऋण शोधन कोष विनियोग है। शोधन कोष विनियोग है। तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय अर्थात इनकम। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज इनकम, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। डिवेंचर कांट बी रिडीम्ड एट, अर्थात कौन से ऋण पत्र का शोधन नहीं किया जा सकता है या किस पर शोधन नहीं किया जा सकता है? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बट्टा पर अर्थात डिस्काउंट पर। ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है बट्टा पर, यानी डिस्काउंट पर, छूट पर। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है। ठीक है, सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ, अर्थात सिंकिंग फंड किसका हिस्सा है? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचय एवं आधिक्य का, अर्थात रिजर्व एंड सरप्लस। सिंकिंग फंड एक हिस्सा है संचय एवं आधिक्य का, यानी 46 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष कौन है? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात प्रबंधक, वित्तीय संस्था और लेनदार, ये तीनों। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का इंग्लिश में है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पार्टीज आर इंटरेस्टेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑल ऑफ दीज, अर्थात मैनेजर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिटर्स, ये तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से एक उपक्रम को वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी निम्न में से एक उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है? तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुडविल सोल्ड इज कॉल्ड, यानी विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि सकल लाभ होता है, यानी ऑप्शन बी अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट। 49 का सही आंसर ऑप्शन बी। आप लोग मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि नहीं है? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीकरण विधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी पूंजीकरण विधि। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन डी। ओ 51 ऊपर छूट गया। 51 नंबर क्वेश्चन, चालू अनुपात में शामिल है, अर्थात चालू अनुपात में क्या क्या शामिल है? तो चालू अनुपात में स्टॉक, देनदार और रोकड़, ये तीनों शामिल है। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग
एसिड टेस्ट रेशियो यानी अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अर्थात स्टॉक यानी स्टॉक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन कि चालू शब्द चालू दायित्व में शामिल होता है, अर्थात चालू दायित्व में क्या शामिल होता है। द टर्म करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, अर्थात चालू दायित्व में शामिल नहीं होता है। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋण पत्र, ठीक है, यानी डिवेंचर। चालू दायित्व में शामिल नहीं होता है ऋण पत्र, अर्थात 53 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन ऋण क्षमता अनुपात है। डेट इक्विटी रेशियो यानी ऋण क्षमता अनुपात है। तो ऋण क्षमता अनुपात जो है शोधन क्षमता अनुपात होता है, यानी सॉल्वेंसी रेशियो। याद रखिएगा, ऋण क्षमता अनुपात बराबर शोधन क्षमता अनुपात, यानी 54 का सही आंसर ऑप्शन सी। सारा क्वेश्चन मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपके सेंटर परीक्षा में पूछा गया है। 55 एक कंपनी का दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋण क्षमता अनुपात। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में शामिल होता है। तो 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा परचेज ऑफ मशीनरी, अर्थात मशीन का क्रय। नेक्स्ट 57 संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय शुद्ध लाभ में से किसे जोड़ा जाता है। While calculating cash flow from operating activities which is added in net profit, तो इस 57 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अर्थात रहत्या में कमी यानी डिक्रीज इन स्टॉक। रहत्या में कमी, तो 57 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 58वां क्वेश्चन निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस 58 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, यानी स्टॉक का नगद क्रय, ठीक है। निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है। तो इस 58 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी स्टॉक का नगद क्रय। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 59 रोकड़ प्रवाह में कर्मचारियों को नगद भुगतान है। कैश पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज अ कैश फ्लो फ्रॉम, यानी रोकड़ प्रवाह में कर्मचारियों का नगद भुगतान क्या है। तो 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनियोग। याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, तो चलिए अंग्रेजी आप लोग पढ़ के इन्वेस्टमेंट में टिक कर लीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा रोकड़ मद तुल्य नहीं माना जाता है। तो विनियोग अर्थात इन्वेस्टमेंट, यानी 60 का सही आंसर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपने सही बना के आए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को सही से नहीं दिखा तो प्लीज़ आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें, मतलब कि सेंड करें व्हाट्सएप में, जिससे मैं अच्छी तरीके वाली मतलब अच्छी फोटो वाली क्वालिटी वाली वीडियो अपलोड कर सकूँ, जिससे आप लोगों के पढ़ने में सुविधा हो। और आप लोगों को बहुत ही खुशी होगी कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हों सो आपके सेंटर परीक्षा में आ गया था। तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल